हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों का गुप्त काल खत्म हो गया था, इसलिए अब हम लोग गुप्त काल के बाद का काल यानी कि जिसे हम लोग गुप्तोत्तर काल या फिर हम इसे पोस्ट गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमें 550 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इसका कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं होता है, फिर भी हम जो है वो अंदाजे से कह सकते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल रहता है। उसके बाद 1000 से 1200 तक फिर हमें पूर्व मध्यकाल देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। स्रोत, जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी काल की जानकारी हमें स्रोतों से ही मिलती है। तो इस काल के कौन कौन से स्रोत होते हैं इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस काल में हमें बहुत से शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। इस काल में जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं, तो उनसे भी हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस काल में बहुत से राजनीतिक ग्रंथ भी लिखे गए थे, जैसे कि इस काल में हमें देखने को मिलता है कामंदक का नीति शास्त्र, जो कि नीति शास्त्र की बहुत ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक या हम कह सकते हैं मानी जाती है, वो भी हमें इसी काल में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस काल में कुछ स्मृतियां भी लिखी गई थी, जैसे कि कात्यायन और देवाला की स्मृति, इसके अलावा नारद स्मृति। ये इस काल में हमें प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस काल में हमें कुछ साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 10 कुमार चरित नाम का जो नाटक है वो हमें इस काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हर्षवर्धन इस काल का जो प्रसिद्ध शासक है वो स्वयं ही एक नाटककार था, तो उसने भी बहुत सारे नाटक लिखे हैं। उसके जो 3 नाटक हैं वो बहुत ही प्रमुख नाटक माने जाते हैं, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नाग आनंद। इनसे भी हमें इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इस काल में एक जीवनी भी लिखी गई है, और ये जीवनी हर्षवर्धन के ऊपर ही लिखी गई है, जिसे हर्षचरित के नाम से जाना जाता है, और ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इस काल में कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, जैसा कि मैंने बताया था। इस काल में हुएन सांग और सुएन जांग नाम के जो विदेशी या फिर जो चीनी यात्री थे वो इस काल में आए थे, तो उनसे भी हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस काल में कौन कौन से राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया था, ये पूरा वाला जो एरिया था वो गुप्त राजवंश के नाम से जाना जाता था, लेकिन गुप्तों के बाद ये बहुत से छोटे छोटे राजवंशों में बट गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुष्यभूति राजवंश आ जाता है, जिसे हम लोग वर्धन राजवंश भी कहते हैं, और यही वर्धन राजवंश बाद में हर्षवर्धन के टाइम पे और भी इसका विस्तार हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें मौखारी राजवंश देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गुप्त थोड़े बहुत बचे थे वो बस यहाँ पे देखने को मिलते थे, इसीलिए इन्हें लेट गुप्ताज भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें वर्मन राजवंश देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें मैत्रक राजवंश देखने को मिलता है, और ये वाला जो एरिया जो पहले बाकाटक राजवंश का हुआ करता था, यहाँ पे अब चालुक्य जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पहले हमने देखा था कि जो पांडव राजा होते थे वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन अब यहाँ पे पल्लवों का शासन हमें देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे जो है पुष्यभूति राजवंश की स्थापना होती है, लेकिन बाद में जब हर्षवर्धन आता है तो उसके टाइम पे ये इसका जो विस्तार होके ये और भी बड़ा हो जाता है। तो इस टाइम पे ये जो बाकी के छोटे छोटे राजवंश हैं उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है।
लेकिन जो ये पुष्पभूति राजवंश था, ये इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही जो राजवंश था वो बाद में चल के हर्षवर्धन के टाइम पे इसका और ज़्यादा विस्तार हो जाता है, और फिर ये वाला जो पूरा एरिया है जैसा कि गुप्त काल में था, तो उतना ही बड़ा एरिया फिर हर्षवर्धन के टाइम पे भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे ये जो कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे हूणों का शासन हमें देखने को मिलता था। तो हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं पुष्यभूति राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पुष्यभूति राजवंश के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग वर्धन साम्राज्य भी कहते हैं। इसका जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। ये पुष्यभूति है। आप लोग पुष्यमित्र और पुष्यभूति में कंफ्यूज मत होइएगा। पुष्यमित्र जो था वो हमें शुंग वंश का शासक देखने को मिलता था, जिसके बारे में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में बात की थी। उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। लेकिन ये जो पुष्यभूति है, इसने पुष्यभूति राजवंश या फिर जिसे हम वर्धन राजवंश ही कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। अगर हम इनके निवास स्थान की बात करें तो इनका जो निवास स्थान था वो स्थानेश्वर देखने को मिलता था, जो कि वर्तमान में पंजाब का अंबाला जिला है। वहाँ का जो थानेश्वर है उसे ही पहले स्थानेश्वर भी कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो बाणभट्ट थे उन्होंने पुष्यभूति को शूरसेन आक्रमण कहा है, क्योंकि जो पुष्यभूति थे उन्होंने मथुरा के राजा शूरसेन पर हमला करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसी कारण से पुष्यभूति को शूरसेन आक्रमण भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुष्यभूति राजवंश के प्रथम 3 शासक कौन थे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि हमें सिर्फ इतना पता है कि जो पुष्यभूति थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन उनके बाद के जो 3 शासक थे उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो चौथा शासक था हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। चौथा शासक था प्रभाकर वर्धन। इसे हम लोग प्रतापशिला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पहला शासक था पुष्यभूति राजवंश का, जिसने परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो प्रभाकर वर्धन था वो एक महान सेनापति भी होता था, और इसके जो 2 पुत्र देखने को मिलते हैं हमें, एक का नाम राज्यवर्धन था और दूसरे का नाम हर्षवर्धन था। अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धन के बाद उसका जो पुत्र राजवर्धन था, जो कि हर्षवर्धन से बड़ा पुत्र देखने को मिलता है, इसीलिए वो पहले शासक बन जाता है। लेकिन जो बंगाल का जो शासक था जिसका नाम शशांक था, उसने षड्यंत्र के द्वारा जो राजवर्धन था उसकी मृत्यु कर दी थी, और उसके बाद फिर हर्षवर्धन जो है वो शासक बनता है। तो हम लोग अब हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस काल में जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वो हर्षवर्धन ही था। तो हर्षवर्धन ने राजा बनते ही सबसे पहले बड़ा कार्य क्या किया, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज जो है वो हरियाणा और पंजाब में ही पड़ता है, तो उसने उसको अपनी राजधानी बनाया। इसका जो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पाटलिपुत्र था, जैसा कि हमने मगध काल में और जो हमने गुप्त काल में भी देखा था, उस टाइम पे पाटलिपुत्र एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। लेकिन गुप्तोत्तर काल तक आते आते पाटलिपुत्र का बहुत ज़्यादा पतन हो गया था, आर्थिक पतन भी हुआ था। इसी के अलावा जो व्यापार के अगर हम बात करें व्यापार के द्वारा, तो उसके में भी उसका बहुत ज़्यादा पतन हो गया था। इसीलिए लेकिन जो कन्नौज है वो उभर कर सामने आ रहा था, वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा इसके काल में हमें साम्राज्य का विस्तार होता हुआ भी दिखाई देता है, जैसे कि इसने बंगाल के शासक शशांक जो थे उनको पराजित कर दिया था, और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। उड़ीसा को उस टाइम पे कलिंग कहा जाता था, तो इसने कलिंग के भी कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बना लिया था। इसके अलावा इसने उत्तर पश्चिम में जो सिंध के शासक थे, यानी कि जो सिंध कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है,
तो सिंध के शासक को भी इसने हरा दिया था। इसके अलावा इसने पश्चिम में वल्लभी का जो शासन हमें देखने को मिलता था उसको भी हरा दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षवर्धन के काल में ही हमें देखने को मिलता है कि चीन के साथ भी राजनयिक प्रतिनिधियों का भी आदान प्रदान होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ये जो है वो हर्षवर्धन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री हुएन सांग भारत की यात्रा करने आया था और उसने हर्षवर्धन के बारे में अपनी जो पुस्तक है उसमें बहुत सारा वर्णन किया है। तो उससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो मैंने बाणभट्ट के बारे में बात की वो भी हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर ही एक जीवनी लिखी जिसका नाम हर्षचरित था, जो हर्षवर्धन के ऊपर ही लिखी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत से जो मुसलमान होते थे वो हमला करने लगते हैं भारत पर और बाद में फिर हमें मुसलमानों का ही शासन भारत पर देखने को मिलता है। इसीलिए हर्षवर्धन को अंतिम और महान हिंदू सम्राट कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसने 3 नाटक भी लिखे हैं, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नाग आनंद नाम के इसके जो प्रमुख नाटक हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो है वो एक नाटककार भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक अभियान भी चलाए थे। जैसे कि अगर हम बात करें, इसने दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिणी मोर्चा नामक अभियान चलाया था। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों को जीतने के लिए भी बहुत सारे अभियान चलाए थे। तो इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये हम लोगों ने आज हर्षवर्धन के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हर्षवर्धन के टाइम पे किस तरीके का शासनकाल देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ये जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो हैं ये आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।